हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मल्टीप्लायर। लास्ट सेशन में मल्टीप्लायर है, इसकी लिमिटेशंस और अजम्पशंस एंड इसकी जो लीकेजेस हैं वो किए थे। एंड आज हम इस सेशन में जो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर है इसमें इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे एंड क्रिटिसिज्म करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है क्या जे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनमें भी वर्क करती है जे नहीं करती है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे पहले हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर है इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है इसको केन्स ने दिया था जब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है इसको डिटर्मिन किया था। उन्होंने कहा जब भी हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से जो हमारी इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। वो मल्टीपल टाइम्स कितना है जितनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है और जो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो केन्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑल्दो केन्स ने सबसे पहले इसको डेवलप नहीं किया था, इसको पहले कहाँ ने डेवलप किया था, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया है, केन्स ने ही किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर के थ्रू हमको पता चलता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक ये डायनामिक फैक्टर बन जाता है जिससे इन्वेस्टमेंट करने से जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम इंक्रीज हो जाती है, इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है एंड फर्दर फिर इनकम इंक्रीज होती है। इस तरह मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो वर्क करनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो केन्स ने डिफ्लेशन की सिचुएशन में कहा है अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दें तो उस टाइम हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं, हमको मीट कर सकते हैं। हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इसको अचीव कर सकते हैं। तो अंडर डेवलप और डेवलप जितने भी इकोनॉमीज हैं सब में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या बताया है, इन्वेस्टमेंट को ही बताया है। नंबर 2 इनकम प्रोपगेशन मीनिंग इनकम जनरेशन। जब इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज होती है, इनकम से कंजम्पशन, कंजम्पशन से फर्दर इनकम, इस तरह से प्रोसेस वर्क करती रहती है। तो जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर से ही डिफाइन करता है जब भी हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ पर बढ़ता है, इंक्रीज इन इनकम। आपका जो नया लेवल ऑफ इनकम है वो हमेशा ही हाई होगा। तो जो इनकम प्रोपगेशन है इसकी प्रोसेस को भी डिफाइन करता है कि कैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। जब हम कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन करते हैं, डायनामिक मल्टीप्लायर करते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन से जो हमारी स्लोप है, इनकम जनरेशन पाथ है वो अपवर्ड स्लोपिंग जाती है, जो जे ही डिफाइन करती है जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे उससे आपकी इनकम है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट वन इज ट्रेड साइकिल्स। हर एक इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स आते हैं। ट्रेड साइकिल्स का मीनिंग क्या है, अगर जो हमारी इनकम जनरेशन पाथ है इसमें कभी बूम आ गया, कभी रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, बूम रिसेशन ऐसी जो सिचुएशंस चलती जाती हैं। जब हम हायर लेवल पर होते हैं तो इसको बूम कहते हैं, जब हम बिल्कुल लोअर लेवल पर होते हैं तो हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। इधर जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं इसको हम रिसेशन कहते हैं एंड जब हम अपवर्ड जाते हैं इसको रिकवरी कहते हैं। तो इस तरह केन्स ने क्या डिफाइन किया है, जो इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से आते हैं। जब आप डिप्रेशन की सिचुएशन में है आपको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जब बूम की सिचुएशन में है, इन्फ्लेशन आती है तो आप इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दिए तो आपके प्राइस लेवल स्टेबल हो जाएंगे। तो ट्रेड साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, केन्स ने इसको भी डिफाइन किया है। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। हर एक इकोनॉमी का जो टारगेट होता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर पाए। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं
तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड की डिक्रीज होने से क्या होगा, इकोनॉमी में जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए हमको ज़रूरत क्या है, शॉर्ट रन में जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है इसको इंक्रीज कर दे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से जब डिमांड इंक्रीज होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करेंगे, एम्प्लॉइज की डिमांड करेंगे, आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस तरह इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इसको भी हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, मल्टीप्लायर के थ्रू। ये कहते हैं इकोनॉमी में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर एक्स एंटी सेविंग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। जो सेविंग होती है वो फर्दर इन्वेस्ट हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो भी वर्क करता है। नेक्स्ट इज डेफिसिट फिनेंसिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिसिट फिनेंसिंग फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। डेफिसिट फिनेंसिंग का मीनिंग क्या है, जब हम डिप्रेशन की सिचुएशन में हैं, इकोनॉमी में क्या है, डिप्रेशन है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो चुकी है। अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस टाइम जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट करेगा, नो। प्राइवेट सेक्टर है इसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस टाइम अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, इकोनॉमी में इनकम लेवल डाउन चला जाएगा और हम फर्दर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वो भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है वो डेफिसिट फिनेंसिंग करती है। डेफिसिट फिनेंसिंग का मीनिंग है अगर उसको नई करेंसी प्रिंट करनी पड़े वो भी कर सकती है, अगर आरबीआई से लोन लेना पड़े वो भी ले सकती है, जो उसकी रिजर्व फंड है अगर उसको यूटिलाइज करती है वो भी कर सकती है। तो जब वो एक्सपेंडिचर करती है, जैसे पब्लिक वेलफेयर हैं इनके ऊपर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर पर खर्चा कर रही है, जब भी ये एक्सपेंडिचर करेगी पब्लिक की इनकम इंक्रीज होगी। जब पब्लिक की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड की इंक्रीज होने से क्या होता है, इकोनॉमी में दोबारा से इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इकोनॉमी दोबारा से अपवर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह जो केन्स हैं, केन्स भी डेफिसिट फिनेंसिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो डेफिसिट फिनेंसिंग जिसके थ्रू इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है उसके बाद इनकम जनरेट होती है, इकोनॉमी दोबारा से अपने पुराने बूम लेवल पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी डेफिसिट फिनेंसिंग के साथ ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब हमने कहा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जे क्या हो गया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगी। अगर जे पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट्स हैं इन पर इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक एक्टिविटीज़ करती है। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पंप प्राइमिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। मीनिंग अगर वो इन्वेस्ट नहीं करे उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो कैपिटल प्रोवाइड करा देता है, तो ये क्या है, पंप प्राइमिंग है। तो इस तरह पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए जे मल्टीप्लाइड जे ही डिफाइन करते हैं, जब भी इकोनॉमी में रिसेशन डिप्रेशन हो, गवर्नमेंट है इसकी इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही है जो इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचा सकती है, इसको रिकवरी की तरफ लेकर आ सकती है। एंड नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं।
अगर हमारा आउटपुट नहीं इंक्रीज हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है रिड्यूस कर देनी चाहिए। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना ही सही होता है। एंड इसके ऑपोजिट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस रिड्यूस हो रहे होते हैं। अगर प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं तो इसका मीनिंग आगे आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट को इंक्रीज करना है तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, इसको इंक्रीज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मल्टीप्लायर से ही कहती है जब प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करता है तो पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। 1930 से पहले गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, इसकी रोल को हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब डिप्रेशन के बाद कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज दी हैं, उसके बाद उसने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया। उसने यही कहा कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना इकोनॉमी में हम स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस हमेशा ही अच्छे से वर्क नहीं करती हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो ये हो गए पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम इसके बाद करते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ मल्टीप्लायर। मीनिंग इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। जो स्टिगलर हैं, हर्ट हैं, वो क्या करते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं वो कहते हैं जो कीन्स का मल्टीप्लायर कंसेप्ट है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज नो मैकेनिकल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। केस ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने कहा जितनी इन्वेस्टमेंट होगी इनकम भी उससे डबल इंक्रीज होगी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारी अजम्पशंस ली हैं, जिसमें लिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट। एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जो कांस्टेंट रहती है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इनकम उससे डबल इंक्रीज होगी ही होगी। तो इन दोनों में कोई भी प्रोपोर्शनल मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 टोटॉलजिकल। इसका मीनिंग क्या है, तो सिंपली सबको पता है जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होने से इनकम इंक्रीज हो जाती है, सिंपल सी बात है। लेकिन केस ने बार बार रिपीटेड यही वर्ड को डिफरेंट मैनर्स में कहा है, इसीलिए इसको कहते हैं जो टोटॉलजिकल कॉन्सेप्ट बन चुका है। ये तो एक सिंपल पर्सन को भी पता है जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती। अगर हम इकोनॉमी में बिजनेस में मनी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपकी इनकम बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। नंबर 3 कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। क्योंकि केस ने यही अज्यूम किया है कि जितनी इनकम इंक्रीज होगी उसके प्रोपोर्शन में आपकी कंजम्पशन भी उसी लेवल पर इंक्रीज होगी। अगर मान लो वो मान रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5, ये सबके इक्वल तो नहीं है। हो सकता है कि इकोनॉमी में किसी सीजन में 0.6 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.3 हो जाए, बहुत सारे फैक्टर हैं हमारे कंजम्पशन को डिटर्मिन करते हैं। सिर्फ इनकम तो नहीं है, मुझे मालूम है फर्दर फ्यूचर में मेरा क्या एक्सपेंडिचर है, मुझे अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ओनली इनकम ही कंजम्पशन को डिटर्मिन नहीं करती है। नंबर 4 इट इग्नोर द एक्सेलरेशन इफेक्ट। मीन्स मल्टीप्लायर के बाद एक्सेलरेटर आता है। एक्सेलरेटर जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में एक्सेलरेटर क्या होता है, स्पीड को हाई अप कर देता है। तो उसी तरह मल्टीप्लायर के बाद एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है, इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से इनकम इंक्रीज होती है, फिर आपकी कैपिटल तो भी इंक्रीज होती है। तो वो कॉन्सेप्ट है इसने इग्नोर कर दिया है। तो एक्सेलरेशन को इग्नोर करना बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट इज इलास्टिक सप्लाई ऑफ फंड्स एंड कंज्यूमर्स गुड्स। केन्स ये अज्यूम करते हैं इकोनॉमी में जो फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, मनी है, इसकी सप्लाई क्या है, इलास्टिक है।
एंड लाइक दिस कंज्यूमर्स गुड्स हैं, जब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से कंज्यूमर गुड्स हैं इनकी डिमांड मीट कर पाएगी, उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, इलास्टिक रिलेशनशिप। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी इकोनॉमीज है जिनमें ये इलास्टिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही नहीं होता। नेक्स्ट इज अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू डेफिसिट फिनेंसिंग। इसका मीनिंग क्या हो गया, गवर्नमेंट है वो हमेशा ही डेफिसिट फिनेंसिंग करती जाएगी, हर साल अपने बजट में वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती जाएगी। इस तरह तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जैसे आज के टाइम आप देख लीजिए, हर साल डेफिसिट फिनेंसिंग होती है, जिस वजह से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस लेवल है वो कितने ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप प्राइसेस को 10 साल पहले कंपेयर करो तो उस टाइम ₹10 की क्या वैल्यू थी और आज के टाइम ₹10 की क्या वैल्यू रह गई है। तो मीनिंग क्या है, वैल्यू तो भी रिड्यूस होती है, इस एक्सेप्ट तो भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड लास्ट इज प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स। हम मल्टीप्लायर को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। तो अगर हम मल्टीप्लायर की वजह से इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप अगर हम डिटर्मिन करें, वो हम डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं। तो ये इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट हैं, लेकिन इनकी क्रिटिसिज्म होते हुए भी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है कोई भी इकोनॉमिक्स है वो इग्नोर नहीं कर सकता है। इसकी स्टडी के बिना वो आगे इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। एंड अब हम करते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मल्टीप्लायर वर्क करता है? क्योंकि केन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए दी थी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए जो वर्क करता है। तो देखते हैं जो मल्टीप्लायर की मेन अजम्पशंस हैं वो क्या कहती हैं कि इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए मीन, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। देन एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है इनकी एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए। जब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड के इंक्रीज होने से जो प्रोडक्शन फर्दर इमीडिएटली इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट इज इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो मानकर चलते हैं कि रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है और उसकी सप्लाई इलास्टिक है, जब मैं डिमांड करूंगी तभी मेरे पास सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिस सिचुएशन प्रिवेल ही नहीं करती। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या हैं, जहां पर वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं, वहां की इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज ना होकर कौन सी होती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस नेचर की होगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर 4% की जरूरत है, अगर वहां पर 10% भी काम करें हमको सभी एम्प्लॉयड लगते हैं। तो मीनिंग वो पर्सन डिसगाइज्ड है, हमें दिखाई नहीं देते, छुपे हुए बेरोजगार हैं। तो इस तरह वहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना होकर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देन जो डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब भी लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो वो पहले किस चीज़ की डिमांड करेंगे, वो तो पुअर हैं, पहले तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे। इसीलिए डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर गुड्स की, जिसकी सप्लाई कांस्टेंट होती है। अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हो, वहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल ही नहीं होता है, तो सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, जिस वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें ये फुली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसमें वर्क करते हैं। इसका आंसर है नो। अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें वर्क करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में ये सिचुएशन अब चेंज हो चुकी हैं, हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारी जीडीपी में इसका रोल 15% से भी कम रह गया। तो मीन्स हम अब इंडस्ट्रियल सेक्टर व टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो चुकी है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, तो हमारी सिचुएशन चेंज होती जा रही है। इसीलिए कुछ लेवल तक जो काम कर रहा है, अब हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। तो इस तरह वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये वर्क नहीं कर पाता है।
तो विद दिस हमारा जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जी कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।